subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो एक तरीके से हमारे बायोस्टेट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है, सब्जेक्ट के अंडर में आते हैं। बात करें टॉपिक्स की, तो हम ये वीडियो सीरीज पे बेसिकली जो बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं बायोस्टेटिक्स और आरएम, उनके अंडर में जो भी सिलेबस हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा ये टॉपिक्स जो हैं आपके आरएम जो हम पीएचडी में पढ़ते हैं, या फिर आपके बायोस्टेट्स जो हम पढ़ते हैं एम फार्म में, उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पहले आपको समझना होगा कि स्टैटिक्स क्या है या बायोस्टेट क्या है। हमने पिछले वीडियोस में डिटेल कवर कर चुके हैं इंट्रो पार्ट में। सो बेसिकली दीज आर द साइंस ऑफ मैथ्स और साइंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स which used to how collection, analyze, interpretation and representation of data to the information। तो हम किसी भी डेटा को एक प्रॉपर वे पे कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना और उसको रिप्रेजेंट करना एक ग्राफिकल फॉर्म पे, एक इजी वे पे कि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें, वो एक तरीके से हमारा स्टैटिक्स है। और बात करें बायोस्टेट की, सो एप्लीकेशन ऑफ दीज टूल्स आर बायोस्टेट। ठीक है, तो इन टेक्निक्स का यूज अगर हम बायोलॉजिकल फील्ड पे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं तो उन्हें हम बायोस्टेट बोल सकते हैं। उनमें एक टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक को समझने से पहले हम इस वर्ड को डिकोड करते हैं। फ्रीक्वेंसी है क्या? सिंपल है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हमारा रिपीटेशन या आवृत्ति। ठीक है, कि कोई वैल्यूज कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कितना जो नंबर है, हाउ मेनी टाइम्स दीज आर द नंबर, ये नंबर ही हमारा फ्रीक्वेंसी होगी। तो याद रखिए, आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा फ्रीक्वेंसी जो कि हमेशा वैल्यू पे होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे होगा या नंबर पे होगा। एक है हमारा वेरिएबल या सब्जेक्ट, कि हम किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, वो चाहे तो कोई वैल्यू भी हो सकता है, चाहे तो कोई आपका कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम्पल क्या है। सो फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन द डाटा सेट। तो जो भी डेटा सेट होगा हमारा, उस डेटा सेट में कोई वैल्यू या कोई सब्जेक्ट या कोई नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, वो एक तरीके से वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एग्जाम्पल की बात करें, स्काई मीन्स सूर्य कुमार यादव, जो बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं। तो उनका हम जो 10 बॉल हैं, ये आपका बॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बॉल्स उन्होंने खेला और उन्होंने कौन कौन से रन्स किए या कौन कौन से शॉट लगाए। फर्स्ट बॉल पे 6, सेकेंड बॉल पे 4, थर्ड बॉल पे 2, फिर 4, फिर 6 4 2 2, इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन है कि इस डेटा को हम एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट्स करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल पे या फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे। ठीक है, जो टेबल होगा वो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, अगर ग्राफ होगा, चाहे वो आपके बार ग्राफ हो या हिस्टोग्राम हो, वो एक तरीके से हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। सो अब इस पे देखिए कि आपके कितना नंबर है, कितने शॉट्स लगे हैं, कौन कौन से शॉट्स लगे हैं। तो 6 लगा है एक, ठीक है, एक 4 लगा है और एक 2 लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 शॉट्स कितने लगे हैं, कौन कौन से शॉट्स लगे हैं, एक 2, एक 4 और एक 6। तो 2 कितने बार लगे हैं, उन 10 जो आपका 10 टोटल नंबर ऑफ सैंपल हैं, एक सैंपल नंबर है 10। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 10। तो इस 10 बार शॉट्स में कितने बार शॉट्स आपके 2 के लगे हैं, तो एक हो गया आपका 2, ये भी 2 है, आपके ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, मतलब 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स आपके 2 शॉट्स लगे हैं। तो 4 टाइम्स क्या है आपका, 4 टाइम्स जो कि अकरेंस है, जो अपीयरेंस है, रिपीटेशन है, वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगी, हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ये शॉर्ट्स क्या है, ये शॉर्ट्स आपके वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई ये वर्ड भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका डेटा सेट क्या करता है। सेम आपके 4, ये आपके 4 हैं, 1 2 और 3, तो 3 शॉट्स लगे हैं हमारे 4 रन के, और 1 2 3 लगे हैं हमारे किसके, 6 के। तो ये 4 3 7 प्लस 3 10, क्योंकि n क्या है 10, तो हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ।
इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम ग्राफिकल वे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा अगर कम है तो बहुत इजी होता है समझने के लिए। डाटा अगर लार्ज वे पे है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है, तो उसे हम ग्राफ के थ्रू इजिली समझ सकते हैं। इसलिए ग्राफिकल फॉर्म इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा या डेटा। ठीक है, तो ये आपका 2 का 4 हो गया, 4 शॉर्ट्स का आपका 3 हो गया और 6 का आपका 3 हो गया। तो ये क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी, दीज आर द फ्रीक्वेंसी एंड दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, सपोज कोई डॉक्टर है जो कि एक तरीके से एमडी मेडिसिन है और वो कार्डियोवास्कुलर डिवीजन पे काम करते हैं। तो सपोज उसके पास 5 मान लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, 5 पेशेंट जाते हैं हाइपरटेंशन के, जिनको बीपी की बीमारी है या हाइपरटेंशन है। तो 5 बार में अब उन्होंने ड्रग प्रिस्क्राइब किया। सपोज कि आपका जो कॉमन ड्रग है, एक है आपका एटेनिलोल, जो क्या है, कौन से क्लास का ड्रग है, कौन से क्लास का, ये कौन सा इसका मोड ऑफ एक्शन है, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा इसका मेकैनिज्म ऑफ एक्शन होगा जल्दी से। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो कंटेंट कैसा है, आपको एग्जाम्पल इजी पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है। ठीक है, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, सेकेंड ड्रग हम करेंगे सपोज ओल्मीसार्टन। ठीक है, तो ये 2 ड्रग है, तो 5 पेशेंट उन्होंने गए, तो 5 पेशेंट में बेसिकली ये जो डॉक्टर है ये 2 ही ड्रग मेनली प्रिस्क्राइब करता है, मान लो उन पेशेंट को देते हैं। तो 5 पेशेंट में कितने पेशेंट को ओल्मी लिखा, कितने पेशेंट को एटेनॉल लिखा। तो हो सकता है कि मान लो 2 पेशेंट को एटेनॉल लिखा गया तो वो 2 हो गया, और आपके 3 पेशेंट को लिखा आपका क्या है, ओल्मीसार्टन, तो ये 3 हो गया। तो ये हो गया एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, एटेनॉल के 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारा किस पे, नंबर पे, वैल्यू पे। एफ भी हम कर सकते हैं, या कई बार जो है फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से भी करते हैं, या कई बार इस तरीके से भी करते हैं, डिपेंड करता है कौन से बुक में क्या है। ठीक है, तो ये होगी हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा किस में होगी, वैल्यूज पे होगी। जबकि जो वेरिएबल्स हैं वो चाहे तो वर्ड में भी हो सकते हैं, या कोई वैल्यू या नंबर भी हो सकता है, या कोई रेंज में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका डेटा क्या कहता है, कितना लार्ज डेटा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। So a frequency distribution is a representation either in a graphical form or tabular form that displays the number of observations or frequency within a given intervals or data set। तो डेटा सेट में गिवन इंटरवल पे कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई वेरिएबल कितने बार रिपीट हो रहा है, अकर्स हो रहा है, वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे के फॉर्म पे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के फॉर्म पे, चाहे बार ग्राफ हो चाहे हिस्टोग्राम हो, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो डेटा है बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब वेरिएबल्स डेटा गिवन एज ए इंडिविजुअल पॉइंट, वैल्यूज और नंबर्स। तो जब कोई डेटा सेट में कोई जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिविजुअल आपके होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई रेंज में नहीं होते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल पे देखा कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं वो इंडिविजुअल नंबर हैं, इंडिविजुअल पॉइंट हैं, कोई इंटरवल नहीं है, तो उससे हम बोल सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6 ये अनग्रुप्ड हैं, ये इंडिविजुअल पॉइंट हैं। बात करें ग्रुप डेटा की, डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। जब कोई रेंज में ग्रुप की बात करें तो 0 to 10, 10 to 20, 0 to 5, 0 to 10, ठीक है, 40 to 60, कोई रेंज की बात करें, ग्रुप्ड की बात करें, तो उससे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो मोस्ट केस में अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, बहुत सारे नंबर्स हैं अगर, तो उससे हम ग्रुप्ड में प्रिफर करते हैं। ठीक है, अगर डेटा बहुत ही स्मॉल पे है, बहुत ही ईजी वे पे है, तो उससे हम इंडिविजुअल पॉइंट पे आपके डिस्ट्रीब्यूट या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। आगे समझते हैं एग्जाम्पल पे। सो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट डाटा की, तो उस पर क्या होता है, जनरली हैविंग द अनग्रुप्ड डाटा और वेरिएबल्स। वेरिएबल सिंगल वैल्यू हो सकता है और फ्रीक्वेंसी वैल्यू ही होगा। ठीक, इसमें आपका सिंगल वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे कराते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं सर्वे, हम फार्मेसी के स्टूडेंट तो हमने सर्वे कराया। हमने कहा कि आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स पर फैमिली, हमारे गांव पे या किसी गांव पे फैमिली की बात करें हम लोग 150 फैमिली रहते हैं,
तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पर फैमिली में कितने हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं। तो कोई ग्रुप बनाए हमने, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए, उनको कहा कि जाइए गांव में सर्वे कीजिए कि हर एक घर में कितने कितने पेशेंट हैं। हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, किसी की जगह पे 2, किसी जगह पे 3, किसी यहाँ 4, किसी 5 या 6, तो 7-8 मेंबर की फैमिली हो सकते हैं। अगर आपके जॉइंट फैमिली है तो 10-12 हो सकते हैं। तो उन पूरे में कितने कितने हो सकते हैं, किसी के यहाँ 1 हो सकता है, किसी के यहाँ 0 हो सकता है, किसी के यहाँ 5 हो सकता है। ठीक है, तो उनका एक ग्राफ बनाइए, उनका एक बनाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उन्होंने क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पेशेंट या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, 4 हो सकते हैं। सपोज उनके सर्वे पे 4, किसी भी फैमिली में 4 नहीं आया, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इज द वेरिएबल और सब्जेक्ट। याद रखिए, अब ये इंडिविजुअल डाटा सेट है तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब जो सर्वे करते हैं उसका भी टेक्निक्स होता है। सर्वे मतलब सिंपल सा है, डाटा कलेक्शन। तो आपके स्टेट में डाटा कलेक्शन भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो किस तरीके से डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सर्वे किया, उनको मिला कि जो 0 पेशेंट है, मतलब आपके जो 50 फैमिली हैं वहाँ पे कितने पेशेंट हैं, 0 हैं। ठीक है, और एक कितने होंगे, 20 फैमिली पे केवल एक ही पेशेंट होंगे। 70 फैमिली पे आपके 2 पेशेंट होंगे और 10 फैमिली पे 3 पेशेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको निकलेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने कहा कि सर्वे करना भी एक इम्पॉर्टेंट है, डाटा कलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स का, कि हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से भी कर सकते हैं और इजी वे पे भी कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने डाटा कलेक्शन के लिए 2 ग्रुप भेजा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों को बोला सेम कि आप 150 फैमिली की हैं, परिवार हैं, 150 फैमिली हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे आपको 0 हो सकता है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितने होंगे। तो जो ग्रुप ए है, टीम ए इसको बोल सकते हैं, जो टीम में क्या करेगा, टीम में जो है वो ये कर सकता है कि वो आपका जो फैमिली नंबर है और नंबर ऑफ पेशेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसा करते करते वो 150 नंबर लिख लेगा और हर फैमिली में जाएगा और उससे क्वेश्चन करेगा कि आपके यहाँ कितने हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। तो कहीं पे हो सकता है 0 हो, कहीं पे हो सकता है 2 हो, कहीं पे हो सकता है 4 हो, कहीं पे हो सकता है 2 हो, कहीं पे 1 हो सकता है। तो इस तरीके से उसको कंप्लीटली आपका डाटा सेट मिलेगा। ठीक है, अब वो 0 को काउंट करेगा, 0 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, 1 कितने बार आया, 4 कितने बार आया, तो फिर उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा। एक क्या करेगा, सेम उन्होंने एक सिंपल सा ग्रुप बी जो है बहुत स्मार्ट ग्रुप है ये। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन भी एक टेक्निक्स होता है जिसको हम इजी वे पे भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक बनाया सिंपल टेबल, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बना दिया और बना दिया इसमें नंबर ऑफ पेशेंट। क्या बनाया, नंबर ऑफ पेशेंट, जो क्या है हमारा, ये है हमारा वेरिएबल, क्योंकि ये वेरी कर सकता है, हर घर में ये वेरी कर सकता है। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या सॉरी यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 1, 2 है ना। अब ये आते हैं नंबर ऑफ फैमिली, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने फैमिली नंबर 1 पे गया, पूछा आपके यहाँ कितने पेशेंट हैं हाइपरटेंशन के। आंसर मिलता है सपोज 2, तो इस 2 पे उन्होंने एक मार्क कर लिया। फैमिली नंबर 2 पे गया, वहाँ पूछा कितने हैं, बोले 1, तो उन्होंने 1 पे मार्क कर लिया। ऐसा टेली, इसको बोलते हैं हम लोग, टेली बोल सकते हैं, टेली कर रहा है वो पहले। फिर कहीं गया 3 पे, फैमिली नंबर 3 पे गया, वहाँ पे कितने मिले, मान लो 0 मिले, तो वहाँ 0 पे 1 मार्क कर लिया। तो ऐसे मार्किंग करेगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल आया कि हमारे सपोज इस 1 वाले पे 20 हैं, तो वो 150 घर पे 20 है ना, तो क्या करेगा वो, इस पे 1, 2, 3 और 5 हो गया। जैसे ही 5 हो गया वो कट कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमको इजी होगा काउंट करने में कि हाँ, एक जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक वेरिएबल है कि कितने फैमिली पे हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 हमने कट किया, टेली किया है, मतलब एक कट में 5 होता है। 5 × 4, 5 × 4 कितना हो गया,
20 हो गया। सेम इस पे कितने हैं, इस पे देखिए तो हमारा कितना है, लगभग 50 है। तो ये क्या होगा, 10 टाइम्स इसमें इस तरीके से मार्किंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से 10 टाइम्स इसमें मार्किंग होगी, तो कितना हो गया, 10 इंटू 5 हो गया आपका 50, है ना। तो इस तरीके से जो आपका टेली करके हमको बनाएंगे तो वो इजी पड़ता है। चलिए आते हैं आप कंटिन्यूस डाटा, जनरली हैविंग द ग्रुप डाटा वेरिएबल्स। तो इसमें जो वेरिएबल्स जो हैं ग्रुप्ड होंगे, जो आपका वेरिएबल्स क्या होंगे, वो क्लास इंटरवल होंगे, ठीक है। उनमें ग्रुप होंगे 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से। जो फ्रीक्वेंसी वो हमेशा वैल्यू पे ही होगी, जाहिर सी बात है। तो सेम है नंबर, हम फिर सर्वे कराते हैं कि नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट विद द एज ग्रुप, कि हाइपरटेंशन पेशेंट को काउंट करना ही है और ये काउंट करना है कि उनके एज ग्रुप क्या क्या होंगे। तो सारे जो जितने भी, अब हर एक फैमिली में नंबर पे कितने पेशेंट हैं, हर एक फैमिली पे कितने नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन पे कितने पेशेंट हैं, और उन पेशेंट का कितना वेट ग्रुप है और क्या है, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ होता है। सपोज हमने देखा कि 0 to 20 वाले जो एज ग्रुप हैं वो आपके पूरे जो हैं, अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हैं ठीक है, कि हमने एज ग्रुप बना दिया 0 to 20, 20 to 40, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80। तो हमने देखा ये कुल कितने पेशेंट हैं, ये है कि नहीं, तो कितने हो गए ये अप्रोक्सीमेटली 50 to 70, 70 70 हो गया, 140 और 10 150, ये 150 फैमिली है, ठीक है। और 150 फैमिली पे अप्रोक्सीमेटली 190 पेशेंट हैं, ठीक है। अब देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो कितना है 790 कुल पर्सन है पूरे गांव पे। उस 790 पे आपके 190 पेशेंट हैं, तो दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हो गया आपका एन, छोटा एन, ठीक है। तो इसमें जो हमने देखा कि 0 to 20 हमने काउंट किया कि 0 से 20 के जो एज ग्रुप हैं उन पे कितने पेशेंट हैं, तो कोई भी नहीं मिला, 0, सब हेल्दी थे। 20 to 40 वाले एज ग्रुप में कितने पेशेंट हमने काउंट किया, तो वो देखे हमने कि वो 10 हैं। और 40 to 60 पे कितने देखे, 100 देखे, ठीक है। और 60 to 80 पे देखे, 80 देखे। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है कि इस एज ग्रुप पे इतने पेशेंट आपके हैं, इस एज ग्रुप पे इतने पेशेंट हमको मिले। इसको हम अगर इनलार्ज करें अच्छे तरीके से और हम लोग कर सकते हैं इसको डाटा को। एक तो हमने एज, हमने देखा कि एज, इस एज वाले कितने परसेंट हैं, कुल 300 पर्सन हैं। उस 300 पर्सन पे कितने आपके पेशेंट हैं, 0 पेशेंट थे, सॉरी कितने थे आपके, 0 थे, ठीक है। तो परसेंट ऑफ ऑकरेंस कितना हो गया, या परसेंट ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। 20 to 40 एज वाले ग्रुप पे कितने पेशेंट मिले हमको, 190 पर्सन मिले। 190 पर्सन पे 10 केवल आपके पेशेंट मिले, तो ये कितना हो गया 5.2। 40 to 60 पे कितने हो गए, 210, जिसमें 100 पेशेंट हैं, तो कितना परसेंट हो गया, 46.7% आपके इस वाले हैं। तो 60 to 80 पे 90 पेशेंट मिले, इसमें 80% थे, 90% में 80% है, तो कितना हो गया 88.8%। तो ये जो डाटा सेट्स है इसको हम अलग तरीके से ग्राफिकल फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आपके 0 to 20 जो यंग पेशेंट या यंग पर्सन है उनमें से कोई भी हाइपरटेंशन नहीं था। इसका मतलब ये है कि यंग पे इनका जो इंसिडेंस है बहुत ही लो होता है। सेकेंड है 20 to 40, जहाँ पे हम लोग एडल्ट की बात करें, जो हेल्दी एडल्ट हैं उन पे भी देखा गया कि बहुत कम पेशेंट मिले, 5 to 5.2%। तो 5.2% चांस है कि जो एडल्ट ग्रुप होंगे उन पे मिल सकता है पेशेंट। 60 to 40 की बात करें तो एक तरीके से 210 पर्सन पे 100 पेशेंट मिले, मतलब 46.7% मिले। तो यहाँ से आपके जो चांसेस है, अकरेंस है हाइपरटेंशन होने के, वो बढ़ जाते हैं। और 60 to 80 लगभग सबको था, 88% आपके चांस है कि उनको हाइपरटेंशन हो सकता ही है। जब एजेड हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी को बीपी थोड़ा बहुत होता ही है। तो इस तरीके से डाटा से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा मेन मोटो है हमारे फार्मेसी फील्ड में, स्टैटिक्स का या बायो स्टेट का। सेम है, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, ये हमारा डिस्क्रीट हो गया। इस तरीके से हम जो है ग्राफिकल फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब चलते हैं कुछ जनरल कंसिडरेशन के बारे में कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना चाहिए। सो नंबर ऑफ क्लास और कैटेगरी should be 5 to 15, not
बट नॉट डिजिट। तो जो आपका ग्रुप होगा, जो हम लिखते हैं ना सीरियल नंबर के बाद जो ग्रुप है हमारा, ये SN है, ये आपका वेरिएबल्स हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, कैटेगरी हैं, वो 5 to 15 हो सकता है। अब मतलब आपका जो 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से जो है 15 तक करें तो बेहतर है, वरना फिर डाटा सेट बढ़ जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है कि कम करना हो तो क्या करोगे आप, इसको जो है हम लोग 0 to 10 भी कर सकते हैं, 10 to 20 भी कर सकते हैं। तो जो हम 15 बार करेंगे वो हमारे 7 से 8 बार में खत्म हो जाएगा। उससे जो नंबर ऑफ ग्रुप्ड होंगे, कैटेगरी होंगे, वो कम होंगे। इससे आपको डाटा जो है इजी वे पे हम इजीली समझ सकते हैं, या जो समझाने के लिए वो इजी होगा। हमारा मेन मोटो यही है स्टैटिस्टिक्स का कि हम डेटा को बहुत ही इजी वे पे समझाएं लोगों को, ठीक है। अवॉइड क्लास इंटरवल एज ए 3, 7, 11, 26 एक्सेट्रा। तो जो आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ऑड लगते हैं, उन नंबर को हम यूज़ नहीं करते हैं। हम बेसिकली यूज़ करते हैं 0 to 5, 5 to 10 या 10 to 20, ठीक है, 0 to 50, 0 to 100, इस तरीके से हम लोग नंबर्स लेते हैं जो कि एक राउंड फिगर पे हो। सो प्रिफरेबल ग्रुप इज द 5 और मल्टीपल ऑफ द 5 लोअर लिमिट। जो लोअर लिमिट है वो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 20 हो सकता है। तो उस तरीके से रहे जो राउंड फिगर पे हो वो हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं डेटा, इसमें है 1, 3, 7, 11, 5, 21, 22, 9, 28, 21 और 30। तो हमने देखा इस डेटा सेट में जो लोअर लिमिट है वो क्या है, लोअर क्या हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट हमारा है 30, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 to 5 एक ग्रुप हो गया, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आपका जो ग्रुप की जो कैटेगरी है वो बने, ठीक है। एक होता है आपका 24, 29, 42, 41, 46, 55, 59, 25, 29। तो ये आपका सबसे जो हाईएस्ट लोअर लिमिट क्या हो गया, 24 हो गया, और आपका जो 59 इज द हायर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 5 तो है नहीं ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप लीजिए सीधा 20 से, क्योंकि 20 आपका एक तरीके से राउंड फिगर है और ये लोअर लिमिट से नीचे है, तो हम लेंगे 20 to 30 ले सकते हैं, एक 30 to 40, एक 40 to 50, एक 50 to 60। 60 के आपका क्या है, इस हायर जो अपर लिमिट से हायर है, तो इसके बीच में फॉल करेगा वो। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको हम 20 to 25 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, लेकिन कम से कम करें तो बेहतर होता है, ठीक है। एंड टू इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड गेट करेक्ट इंटरवल्स वी शुड अडॉप्ट एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस लाइक अपर लिमिट इफ एक्सक्लूसिव एंड समटाइम्स इंक्लूसिव मेथड इज अडॉप्टेड एंड नीड टू करेक्शन। अब इसका मतलब क्या है हम आगे समझते हैं। अब देखिए ये कोई डाटा है, ठीक है, 1, 5, 3, 10, 8, 11, 16, 18, 19, 4। तो इसमें 1 आपका क्या है, लोअर लिमिट, आपका यहाँ पे 8, 19 अपर लिमिट। तो बेहतर है कि इस डाटा को अरेंज कर लीजिए लोअर टू अपर। तो ये आपका क्या है, ये लोअर टू अपर हमने अरेंज कर लिया, इसको बोलते हैं अरेंज डाटा या फिर एरे डाटा। तो 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, 0 to 5, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 20, क्योंकि आपका 1 से जो लोअर है 0 है और 20 आपका 19 से ऊपर है। तो मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं इस पे आपके फॉल हो जाएंगे। अब देखिए 0 to 5 में कितने हैं, तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब बात करें इस 5 की, तो ये 5 है, 0 to 5 में भी 5 है, यहीं 5 है, ठीक है। तो हम उसको कहाँ रखना है इस वैल्यू को, तो इसलिए कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव अपर लिमिट। मींस अगर अपर लिमिट की वैल्यू अगर उसमें डेटा में है तो उस अपर लिमिट को एक्सक्लूसिव कर दो, उसको इंक्लूड ना करो उस डेटा पे। तो यहाँ पे अपर लिमिट 5 है, मतलब यहाँ पे 5 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं रखेंगे। तो क्या होगा, केवल ये जो है वो आएंगे 0 to 5 में, ये वैल्यू कहाँ आएंगे 0 to 5 में, क्योंकि यहाँ पे 5 अपर लिमिट है, उसको हम एक्सक्लूड कर दिए। तो इसलिए हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे 3 पर्सन है, ठीक है, नंबर ऑफ
परसेंट 3 हो गए 0 to 5 में। अब 5 to 10 देखिए तो 5, 8 और 10। अब इस केस में क्या हो गया, ये 10 जो है हमारा अपर लिमिट है, तो ये 10 जो है ये अपर लिमिट हो गया, इसको हम करेंगे एक्सक्लूड। तो क्या होगा, केवल 5 और 10 आएंगे किस पे, 5 to 10 पे, तो कितना हो गया 2 हो गए। फिर 10 to 15 तो ये 10 भी आएगा इस पे क्योंकि लोअर है, 10, 11 2 आएंगे इस पे, 2 होंगे। और 15 to 20 फिर ये आपका 16, 18, 19 यहाँ पे 3 आएंगे। तो इस केस में जो आपके नंबर अगर अपर लिमिट नंबर आते हैं तो उसको हम अपर लिमिट में एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। एक होता है इंक्लूसिव अपर लिमिट, जहां पे जो नंबर हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 और 15 to 19 भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके 5 यहाँ पे रहेगा, यहाँ 5 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सक्लूड कर दिए तो यहाँ बाहर हो गया, तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं डेटा को। अब इसमें समस्या ये होती है, तो अगर आपके ये डेटा सेट बन गया आपका, है ना, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, अगर उस डेटा सेट में 4.5 आ गया तब आप क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, नहीं यहाँ पे वैल्यू फिट हो रहा है ना यहाँ पे वैल्यू फिट हो रहा है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं करेक्शन फैक्टर, जो होता है सेकेंड लोअर लिमिट, मतलब सेकेंड का लोअर लिमिट, फर्स्ट का अपर लिमिट, सॉरी सेकेंड का लोअर लिमिट, फर्स्ट का अपर लिमिट, ये आप क्या हो गया अपर लिमिट, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 5 - 4 अपॉन 2 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो इसको हम लोग आपके अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। तो 0 to क्या हो गया 4.5, 5 to 9.5, 10 to 15.5 और 15 to 19.5। तो इसमें आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पे फिट हो जाएगा, जो कि इंक्लूडिंग रहेगा आपके इस डाटा पे। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ग्राफ। तो इस तरीके से हम डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल या ग्राफ में चेंज कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो बेहतर होगा, ताकि आपको इजी वे पे एग्जाम में इजी करेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज comment in the comment section that motivates you for the coming videos. And last, thank you, keep watching.